नमस्कार दोस्तों। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बीते वीरवार को जी हाँ दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद में दोस्तों दोनों के बीच में शब्दों के माध्यम से सर फुटबॉल स्टार्ट हो गया। जूतम पेजार शुरू हो गई शब्दों के माध्यम से। और इस शब्दों के माध्यम से एक दूसरे पर इन्होंने जी हाँ लट्ठम लट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई हमको साफ साफ दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ है आपका यूरोपीय संघ के तमाम 28 देश के साथ में ब्रिक्स देश भी जी हाँ आ करके अब खड़े हो चुके हैं। और ऐसा ही दोस्तों सेम मंजर हमको इतिहास के चंद वर्षों पहले भी देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और दोनों ध्रुवों के नुमाइंदों में जी हाँ एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं रूस। इसकी सारी बौद्धिक ताकत इन तमाम देशों की शतरंज के 24 खानों में सिमट करके उस समय आ चुकी थी। और वही सेम नज़ारा वर्तमान समय में तैयार हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के कुछ घंटों बाद पत्रकारों के सामने एक स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद दोस्तों ये चिंगारी छोटी सी ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। दोस्तों इन्होंने ये कहा कि वो शख्स यानी कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं और मैं तुरंत संघर्ष विराम चाहता हूँ। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शांति समझौते के लिए जी हाँ उनको तैयार प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा ट्रंप ने जी हाँ पत्रकारों के सामने। तो गाइस एक बात शायद ये कहना भूल चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर जी हाँ जो क्षेत्रफल है उस पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। और जेलेंस्की ये चाहते हैं कि रूस ने जो जी हाँ जान माल की हानि करी है उस देश को, ठीक है उसकी रिकवरी कोई देश नहीं करता है आपस में, लेकिन कम से कम जो उसने ऑक्यूपाई कर लिया हमारा एरिया कम से कम उसको वो फ्री कर दे, रिलीज़ कर दे। बट रूस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिक्र ट्रंप ने नहीं करा। और हम देख रहे हैं कि लंबे समय से ट्रंप का झुकाव जी हाँ रूस के प्रति हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी एक बहुत ही तगड़ी साजिश है। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप दोस्तों रूस को G7 में सम्मिलित करना चाहते हैं। G7 विकसित देशों का एक बहुत ही बड़ा समूह है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही रूस ने अगर G7 को ज्वाइन कर लिया तो हमारा जो ब्रिक्स संगठन है जिसमें रूस भी शामिल है तो हमारा ब्रिक्स संगठन टूट सकता है। और ब्रिक्स संगठन के टूटने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना ब्रेक हो सकता है। और अमेरिका यही चाहता है किसी न किसी हालत में जो चाइना का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है जी हाँ उसको कम करना। क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में बिल्कुल रिश्ता है सास बहू के समान। बिल्कुल एक दूसरे का दोस्तों एक आंख भी ये लोग रास नहीं आते हैं। दोनों की कुंडली किसी भी हालत में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा शीत युद्ध चल चुका है। और यही ट्रंप कार्ड जी हाँ चलना चाहते हैं ट्रंप कि किसी भी हालत में रूस को बस अपने पाले में हम लोग ले आए, मतलब कि G7 में ले आए। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों अभी हाल ही में एक मतदान हुआ था इस युद्ध को लेकर के। अब तक 3 साल दोस्तों यूक्रेन रूस के युद्ध को हो चुके हैं। तमाम तीनों सालों में जो भी वोट डाले गए थे वो डाले गए थे यूक्रेन के फेवर में अमेरिका के द्वारा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ठीक है। जो बाइडेन के जितने भी एक्शन थे उनको पलटने के लिए ट्रंप हर एक्शन ले रहे हैं। ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में आपने देखा होगा पहले ही दिन इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। और अभी 2 दिन पहले दोस्तों जो मत डाले गए थे इस युद्ध को लेकर के तो अमेरिका ने या रूस के फेवर में मत दे दिया। जो अब तक अमेरिका यूरोपीय संघ के साथ खड़ा था, अचानक से बीते 2 दिन पहले जो मत डाले गए हैं उन अमेरिका ने या रूस के फेवर में मत दे करके एक बहुत बड़ा शीत युद्ध स्टार्ट कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया हमारी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। सोचिए तो ये चल रहा है वर्तमान समय में जी हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर के आगाज़ जी हाँ फिर हम कह सकते हैं कि इसका हल्की सी हुंकार अब भरती हुई हमको सुनाई दे रही है। सो गाइस इसके बाद में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है जिनका नाम है दोस्तों कैरोलिन लेकिट। इन्होंने ये कहा कि अमेरिका लीग यूक्रेन को पैसे देते हुए अब थक चुके हैं। मैं मानता हूं कि अमेरिका ने लगातार यूक्रेन की फाइनेंशियली बहुत ही हेल्प करी है। यूरोपीय संघ के तमाम देशों ने 28 देशों ने मिलकर के भी जी हाँ यूक्रेन की हेल्प करी है। सैनिकों के मामलों में भी अमेरिका ने अब तक क्या करा था यूक्रेन की हेल्प करी थी। ध्यान रखिएगा उस समय जो बाइडेन की सरकार थी जी हाँ ट्रंप ने डायरेक्ट हेल्प नहीं करी है। ट्रंप को भी आए हुए टाइम ही कितना हुआ है 20 जनवरी को इन्होंने अपनी ओथ ली थी, राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिशियली साइन करने स्टार्ट किए थे। उससे पहले सारे एक्शन कौन लेता था? जो बाइडेन।
सोचिए। और इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में साफ साफ ये भी बोल दिया है, मतलब जेले संघी को ये बोल दिया कि अभी हम आपकी हेल्प करेंगे, बट हम आपकी हेल्प लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद से अमेरिका को भी बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में अपने देश में, जी हाँ, चवन्नी तक का भी लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के जो अनुदान था उसको रोक दिया है, क्योंकि WHO को देने वाला अनुदान दोस्तों कोई हज़ारों लाखों में नहीं बल्कि कई करोड़ों में होता है, जो हर साल देना होता है इनको। तो इन्होंने WHO से कदम पीछे कर लिए हैं। NATO की जो सदस्यता थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया है। और अपने देश में जो USAID जो एजेंसी थी जो अन्य देशों को अनुदान देती थी, उस पर इन्होंने अब फुल स्टॉप लगा दिया। किन देशों को कितना अनुदान जाता था, इसको कितना बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने देश के अंदर जो EB-5 वीज़ा था, EB-5 वीज़ा के तहत किसी भी व्यक्ति के पास अगर 8.5 करोड़ रुपए है, अगर वो इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर सकता है तो वो आसानी से अमेरिका का EB-5 वीज़ा ले सकता है। अगर कुछ साल दोस्तों का क्राइटेरिया होता है कि अगर आप EB-5 वीज़ा ले रहे हैं, उस देश में अगर रह रहे हैं, अगर आप कुछ कंडीशन ईमानदारी से फुलफिल कर जाते हैं तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वहाँ की आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब उसी 8.5 करोड़ वाले अमाउंट को ट्रंप ने तुरंत गोल्ड वीज़ा ला करके EB-5 वीज़ा को शायद अब ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही जल्द, सीधे गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। गोल्ड कार्ड वीज़ा मतलब कि ये कि अगर आप उस देश के अंदर 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंपनी स्थापित करते हैं, तो आपको डायरेक्ट गोल्ड कार्ड मिल जाता है, जो ग्रीन कार्ड से भी हायर रैंक पर है। और लगातार आते ही इन्होंने क्या करा, अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना शुरू कर दिया और अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी को इन्होंने क्या करा, सर्जित कर दिया। मतलब कि जो वैकेंसी, ठीक है, दो दूसरे देश के युवा आकर के इस देश में ले रहे थे, उनको ले ऑफ करके उस सीट को खाली कर दिया और इस सीट को फुल करेंगे अमेरिका के युवा, अमेरिका का यूथ जो बेरोजगार वहाँ पे बैठा हुआ है। वो अलग बात है दोस्तों कि वहाँ के अमेरिका जो युवा है उनकी जो सैलरी की जो मंशा है अपनी योग्यता के आधार पर काफ़ी अधिक है। अब तक जितने भी अवैध प्रवासी लोग दोस्तों देश में रह रहे थे वो तमाम के तमाम लोग ग्रुप डी की जॉब करते थे, जैसे साफ़ सफाई हो गया, कोई माली का काम हो गया, कोई ड्राइविंग हो गई, कुछ कार साफ़ करना हो गया, या फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस की, किसी भी घर की, या वहाँ पर बेलदारी करना। तो यहाँ पे अवैध लोग जितने भी रह रहे थे दोस्तों वो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार थे। भाई ना होने से कुछ तो हो, क्योंकि इंडिया में एक जो परिवार उनका रह रहा है उनका पेट पालने के लिए वो किसी भी हद तक कोई भी काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस उनको काम मिल जाए, बस ये बहुत है। और दोस्तों भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के, या फिर मैं कहूँ देश की महंगाई को लेकर के, या फिर महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है इसको लेकर के हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो कुछ खास कदम नहीं उठा पाई है। जी हाँ, अगर आपको डेप्थ में समझना है तो आप देखिएगा ध्यान से कि सरकारी वैकेंसी जो निकलती है, कितनी वैकेंसी में कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। सो गाइस ये साफ साफ ये दर्शाता है कि हमारे देश का युवा कितनी बड़ी संख्या में वर्तमान समय में बेरोजगार बैठा हुआ है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक जरूर मारिएगा, अगर सहमत हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस ट्रंप कहीं ना कहीं दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, ब्रिक्स देशों को तोड़ना चाहते हैं। और ट्रंप शायद ये भूल चुके हैं कि दुनिया की जो टोटल जीडीपी है, इस टोटल जीडीपी में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 37% योगदान हमारे ब्रिक्स देशों का है। जी हाँ, 10 देशों का है। ब्रिक्स संगठन में वर्तमान में दोस्तों 10 देश शामिल हैं। मूल देश 5 देश थे जिससे मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, जिसमें आपका भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका था। और लास्ट ईयर 2024 में इसमें आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE इसमें शामिल हुआ था। और ब्रिक्स देशों की जीडीपी वर्ल्ड की 37% है, जबकि G7 देश जो विकसित देश हैं, ठीक है, इन तमाम देशों की जीडीपी वर्ल्ड की मात्र 30% है। 30 में और 37 में, जी हाँ, 7 का डिफरेंस है। और दोस्तों ये जो डिफरेंस है, मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी के बारे में, दोस्तों ये डिफरेंस कहीं ना कहीं ज़मीन और आसमान जितना डिफरेंस लेके आ चुका है। और दोस्तों 2022 तक ब्रिक्स देशों के आपसी ट्रेड में 56% का इजाफा हुआ है। जो 10 देश हम लोग आपस में व्यापार करते हैं तो इसमें व्यापार में 56% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो व्यापार करते हैं दोस्तों वो करते हैं किसमें, डॉलर के अंदर। और डॉलर में जो व्यापार कर रहे हैं इससे मॉनेटरी बेनिफिट किसको होता है, डायरेक्ट अमेरिका को होता है। और जब हमने ब्रिक्स देशों ने मिलकर के अपने सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का प्रयास किया था, एक हल्का सा, ठीक है, एक विचार रखा था कि भी हम लगातार डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा हमको मॉनेटरी लॉस हो रहा है इस डॉलर के अंदर व्यापार करने में,
तो अपनी करेंसी अलग से लॉन्च कर देते हैं। तुरंत ट्रंप को लग गई थी मिर्ची और तुरंत हमको इन्होंने बैक टू बैक जी हाँ टैरिफ की धमकी देना स्टार्ट कर दिया, एक हल्का सा दबाव हमारे ऊपर बनाना शुरू कर दिया। सोचिए, और हम कहीं ना कहीं दोस्तों डर भी गए हैं अमेरिका से, लेकिन हमको दोस्तों डरने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी वाइज सबसे अधिक है इस समय G7 के कंपैरिजन में। और इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड की 45% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, मतलब पॉपुलेशन वाइज भी हम क्या है इन तमाम देशों से G7 से सबसे अधिक है। और इसके अलावा जी हाँ पूरे वर्ल्ड में मतलब देश जो ब्रिक्स देश हैं दुनिया के 1/3 क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, मतलब कि एरिया वाइज भी हम क्या है इनसे काफ़ी अधिक हैं। तो हमको आखिरकार डरने की आवश्यकता क्यों है? अगर दोस्तों आप लोग ब्रिक्स संगठन के जी हाँ अध्यक्ष होते, एक नया पद मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, तो आप कौन सा एक्शन लेते? क्या रूस को आप समझाते कि हाँ भाई ठीक है आप ट्रंप की बातों में मत आओ, या फिर आपको अपने ही दोस्त के ऊपर रूस के ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि ब्रिक्स संगठन एक लंबे समय से चल रहा है, ये आज का संगठन नहीं है। अगर हम उसे समझाएंगे रूस को तो कहने का उसको पिंच हो सकता है या ठीक है, क्या इनको मेरे पर यकीन नहीं है कि मैं ट्रंप की बातों में आकर के G7 को ज्वाइन कर लूँगा? या फिर कौन सा एक्शन लेते हैं कि अपनी करेंसी हमको लॉन्च करनी है, हमको अपना प्रॉफिट देखना है। अगर ट्रंप अपने देश के विकास के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जी हाँ निंजा ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुदान को रोक सकते हैं USAID के या फिर नाटो के या फिर दोस्तों WHO के, तो हम भी तो एक्शन ले सकते हैं। तो हमें अब नहीं डरना चाहिए। जी हाँ, अब हमको क्या वास्तविक रूप से थर्ड वर्ल्ड वार जो आने वाले समय में शायद जन्म ले सकता है, क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? यूरोपीय संघ को जी हाँ साथ देना चाहिए। जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास अच्छे से मंथन करके मुझको कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों इस मुलाकात के बाद जो दोनों के बीच में मुलाकात हुई है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, क्या रूस के दोनों हाथों में जी हाँ लड्डू आ चुके हैं? क्योंकि साफ साफ अगर आप डेप्थ में इन तमाम मीटिंग को जी हाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक तरफ जो रूस है, रूस का यूक्रेन पर अटैक कंटिन्यू जारी है। 20% से अधिक हिस्से में रूस यूक्रेन के हिस्से पर जी हाँ अपना कब्जा स्थापित कर चुका है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका और जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में मुलाकात हुई थी जेलेंस्की की मुलाकात से पहले, उन दोनों की बातचीत के बाद में साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप रूस पर दबाव नहीं बना रहे हैं, जी हाँ, बल्कि ट्रंप रूस का साथ दे रहे हैं, बल्कि ट्रंप रूस को जी हाँ अपने पाले में लाना चाहते हैं, अपना बना करके जी हाँ चाइना के ऊपर जी हाँ जो उसका वर्चस्व पूरे वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुका है, उस वर्चस्व को ट्रंप तोड़ना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूस के दोनों हाथों में इस समय लड्डू हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैश्विक ताकत रूस के हाथों में है। वहीं दोस्तों रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा को पूरी तरह से दिया इंटरव्यू में नाकाम बता दिया और ये कहा कि जेलेंस्की युद्ध जारी रखने के लिए जुनूनी हैं, बहुत ही फिक्र उनके ऊपर सवार है। और दोस्तों इस मीटिंग के बाद में शब्दों के माध्यम से वार पलटवार होता हुआ हमको दिख रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन के सपोर्ट में तमाम यूरोपीय देश उतरे हुए हैं, चाहे दोस्तों वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों, इटली के प्रधानमंत्री हों, कनाडा के प्रधानमंत्री हों या फिर पोलैंड के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबने अपने अपने तरीके से अपना अपना सहयोग देने का जी हाँ वादा किया है यूक्रेन को। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि 3 साल इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं, चौथे साल में दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध जी हाँ अब एंटर कर चुका है चौथे साल में। क्या ये युद्ध जी हाँ रुकेगा या फिर ये आने वाले समय में एक तृतीय विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।